काफ़ी दिनों से मैं बेसब्री से रेशमा का इंतज़ार कर रहा था। उससे मुझे मिले हुए 1 हफ़्ता हो गया था। 1 हफ़्ता पहले उसने मुझे बार-बार कहा था कि मैं उसके लिए कोई अच्छा-सा रिश्ता देखूँ और इसके बाद वो मेरे पास दोबारा नहीं आई थी। आज इतने दिनों के बाद जब वो मेरे ऑफ़िस में आई, तो मैं उसके सामने अपने मतलब की बात करने लगा था कि मेरी उस इंसान पर नज़र पड़ी और मैं सक-पका कर रह गया। विक्रम इस वक्त कहाँ से आ गया? मैं हड़बड़ा के रह गया था। उसे देख के मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे कच्चा चबा जाऊँ। मैंने घबराई हुई नज़र उस पर डाली और उसे आने वाले इंसान की तरफ ध्यान दिया। विक्रम ने भी मेरे चेहरे की तरफ ध्यान दिया। विक्रम ने भी मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन नोट कर लिए थे। तभी वो चौंक गया और जब वो मेरे पास आया तो उसकी नज़र रेशमा पर पड़ी। वो भी उसे देखकर ठिठक कर रह गया था। उसने एक गुस्सीली नज़र मुझ पर डाली थी। कैसे आना हुआ? मैंने उससे पूछा था। रेशमा ने जब हम दोनों को बिज़ी देखा तो वो दोबारा आने का कहकर वहाँ से चली गई और मैं उसे चाहते हुए भी ना रोक सका। तभी विक्रम मुझसे कहने लगा कि बड़े छुपे रुस्तम हो गए हो, खास चीज़ें छिपा कर रखने लगे हो। जानते हो खास चीज़ें हमसे ज़्यादा देर तक इंसान छिपा नहीं सकता। वो कभी ना कभी हमारी नज़रों में आ ही जाती है। वो अपने ढके छिपे शब्दों में क्या कहना चाह रहा था मैं समझ गया था। मैंने एक ज़बरदस्ती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो। कहने लगा कि ठीक है, कल टाइम से मीटिंग में आ जाना और मीटिंग वहीं पर है, जहाँ पे हम लोग पिछली बार मिले थे। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। और मैं ये सोचने लगा कि इनका आमना-सामना नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। उस दिन मैं शॉपिंग के लिए मार्केट में गया हुआ था, तभी वहाँ पर मुझे एक लड़की पर रेशमा का गुमान हुआ। वो मेरी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी और फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं ठिठक के रह गया था और जब पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की नकाब में थी। उसके चेहरे पर नकाब था और ये नकाब उस नकाब से अलग था, जो मेरे ऑफ़िस में पहन कर आती थी, मगर इसके बावजूद भी मैंने उसे पहचान लिया था। मुझे 100% यकीन था कि ये लड़की रेशमा ही है। मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। मैं उसका पीछा करना चाहता था क्योंकि आज तक उसने मुझे अपना एड्रेस नहीं बताया था और फिर वो एक टैक्सी में सवार हो गई। मैं थोड़ी दूरी रख के उसका पीछा करने लगा। काफ़ी दूर निकल आने के बाद भी टैक्सी लगातार चल रही थी और इस बार मैं तड़प कर रह गया था कि ये कहीं पर रुक क्यों नहीं रही है। मैं जितना रेशमा के बारे में जानना चाहता था, उतना ही वो मुझसे छिप रही थी। वो अपने बारे में कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं आज उसका पीछा कर रहा था। काफ़ी दूर निकल आने के बाद आगे 2 रास्ते थे और वो टैक्सी उस रास्ते पर मुड़ गई। जैसे ही मैं वहाँ से टर्न लेने लगा तो सामने से गाड़ी आ गई। जितनी देर मैं उस रोड पर आया वो टैक्सी काफ़ी दूर निकल गई थी और मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। आज भी रेशमा के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था और फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरा ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। मैं अब उन लोगों की नज़र में मशकूक बन गया था, इसीलिए अब वो ढके-छिपे अंदाज में मुझ पर नज़र रखने लगे थे। हालाँकि उन्होंने मुझे जिस भी माल की रिक्वायरमेंट की थी, मैं वो माल उन्हें पहुँचाया था और जिस माल की बात कर रहे थे, वो पहुँचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल ना था। ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैं बड़ी बेताबी से रेशमा का मुंतज़िर हो गया था और जब वो इतने दिनों के बाद मेरे सामने आई, तो उसे देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे फ़िज़ा में बहार आ गई हो। मैं मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। इतने दिन कहाँ पर गायब थी? वह उदासी से बोली कि बस घर के कुछ काम थे और तबीयत भी ठीक नहीं थी। खैर आप बताइए मेरा मामला कहाँ तक पहुँचा? मैं आपके मामले के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ख़ास हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक भी किसी ख़ास इंसान से ही जुड़े जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, जो आपको अपने घर में बसा सके, आपकी कदर करे। वो कहने लगी, मैं सख्त परेशान हूँ। लोगों की बातें मुझे जीने नहीं देती। 3 बार तलाकशुदा होने का ताना देते हैं। मुझे अम्मी अब्बू के घर में भी सुकून नहीं है। अब घर के माहौल की वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से शादी कर लूँ और इस माहौल से दूर चली जाऊँ। क्या आप मेरी ज़िंदगी में दोबारा लौटने के लिए मेरी मदद करेंगे? इसने उसने इस कदर आस भरी नज़रों से मुझसे कहा था कि मैं ना चाहते हुए भी सर हाँ में हिलाकर रह गया। हालाँकि मैं उससे सिर्फ़ अपना मतलब हासिल करना चाहता था और मैं जब से यहाँ पर आया था, मेरी यही रूटीन थी कि जिस पर भी बेवा औरत या किसी लड़की की शादी करवाता था, अगर वो खूबसूरत होती, मुझे पसंद आ जाती, तो मैं सबसे पहले उसे अपनी हवस पूरी करता। इसके बाद ही मैं उसका कहीं पे रिश्ता करवाता था और रेशमा के लिए मेरा ऐसे ही जज़्बात थे। मैं उसे एक बार हासिल करना चाहता था और फिर कोई रिश्ता देखकर मैं उसकी भी शादी करवा देता, मगर इससे पहले मुझे उसे अपने जाल में फँसाना था। कुछ दिन उसके साथ मज़ा करना था और फिर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना था। जैसे इससे पहले कई लड़कियों को मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाला था, मगर ये रेशमा नामी लड़की मेरे तो जैसे हाथ में नहीं आ रही थी। वह आती इधर-उधर की बातें करती और कोई भी सिरा मेरे हाथ में थमाए बगैर वहाँ से चली जाती और मैं हमेशा उसके जाने के बाद सोचता रहता कि आखिर मैं इसको अभी तक अपने जाल में फँसा क्यों नहीं पाया। अब मैंने सोच लिया था कि अब जब भी वह यहाँ पर आएगी, तो मैं उसका पीछा करूँगा और देखूँगा कि वह कहाँ पे रहती है। एक बार अगर मैं उसका एड्रेस देख लेता, तो फिर उसका नंबर निकलवाना
उसके बारे में मालूमात हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उस दिन जब वो ऑफ़िस से वापस जा रही थी, तो उसके यहाँ से निकलते ही मैं भी उसके साथ निकल पड़ा था और जब मैं गाड़ी लेकर बाहर निकला, तो दूर-दूर तक रेशमा का कोई पता नहीं था। एक बार फिर से मैं अपना सब मुँह लेकर रह गया था और वापस ऑफ़िस में आकर बैठ गया। तभी मेरे पास एक और बेवा औरत आई। वो बड़ी उम्र की औरत थी और मामूली सी नैन नक्श की मालिक थी। उसे मैंने बेज़ारी से देखा। उसकी डिटेल्स लेने के बाद मैंने उसे दोबारा आने का कहा और फिर रेशमा के ख़्यालों में खो गया कि आखिर मुझे उसे पाने के लिए क्या करना होगा। और फिर उस दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर दोबारा जब रेशमा मेरे पास आई तो इधर-उधर की बातों के बाद मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख लिया है और अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो हम उसको देखने के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर वह चौंक गई और उसके चेहरे पर बेचैनी फैल गई। वो कहने लगी कि पहले मुझे उसकी तस्वीर दिखाइए, उसके बारे में डिटेल्स दें, उसके बाद ही मैं उससे मिलने के लिए जा सकती हूँ। ऐसे मिलना ठीक नहीं है। मैंने उसे कहा कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं क्या आपको किसी ऐसे-वैसे इंसान से मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और यकीनन आपको उनसे मिलकर खुशी होगी और आप भी मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि मैंने आपके इतने अच्छे ख़ानदान में शादी करवाई। ये सुनकर रेशमा का चेहरा फूल की तरह खिल गया था। वो कहने लगी कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और फिर मैं सोची समझी साजिश के तहत उसे अपने घर में लेकर आया। जब उसे खाली अपार्टमेंट देखा तो दंग रह गई। उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई थी और मुझसे कहने लगी कि आप मुझे कहाँ पर लेकर आए हैं? आपको किसी से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। वो कहने लगी कहाँ है? तो मैं उसे लेकर शीशे के सामने खड़ा हो गया और अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये है वो इंसान जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? मैंने पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बेयकीनी फैली हुई थी और काफ़ी देर के बाद वो बोली कि मुझे घर वापस जाना है। आप मुझे वापस छोड़ दें। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? वो तो इतनी मुश्किल से मेरे हाथ में आई थी, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? तभी मैं ज़ोरदार कहा लगाकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूँगा मगर इससे पहले तुम्हें मेरे साथ कुछ वक़्त गुज़ारना होगा। मेरी ख़्वाहिश को पूरा करना होगा। मैं उसका हाथ थाम कर जैसे ही आगे बढ़ा, तो वो अपने कदम पीछे करके खड़ी हो गई और कहने लगी, ये गलत बात है। आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि ये गुनाह है। आप अपने साथ-साथ मुझे क्यों जहन्नुम में घसीट रहे हैं? उसकी बात सुनकर मुझे अजीब-सा एहसास हुआ। कितना वक़्त मुझे अजीब-सा एहसास हुआ था, कितना वक़्त हो गया था मुझे सजदा किए हुए। उसकी बात को सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं अपने दिल की बेचैनी को दूर करते हुए दोबारा से उसकी तरफ बढ़ा, तो उसने दोबारा से यही बात कही। फिर अचानक से मैंने एक गरीब घराने में आँख खोली थी, जहाँ पर 2 वक़्त के खाने के लिए भी लाले पड़े रहते थे। मुझे पढ़ाई-लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मैं मेहनत करने का कायल था। मैं हर वक़्त शॉर्टकट रास्ता ढूँढता रहता था, जिससे मैं अपनी मंज़िल को हासिल कर लूँ और रातों-रात अमीर बन जाऊँ। मेरे दोस्त, मेरे घरवाले मुझसे इस बात पर डाँटते कि तुम मेहनत करने की आदत डालो। मेहनत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, वह दूसरों का मोहताज होकर रह जाता है। मगर मैं सब लोगों को झुठलाना चाहता था, उन्हें दिखाना चाहता था कि बगैर मेहनत के भी इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मेरी कुछ गलत लोगों के साथ दोस्ती हो गई थी और फिर उन लोगों ने भी मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि ये मेहनत बेकार की बात है और ये सिर्फ़ किताबों में ही अच्छी लगती है। आजकल के ज़माने में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ इन चीज़ों के सहारे इंसान नहीं रह सकता। इंसान को ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत कुछ चाहिए और जिसमें दौलत है, जिसके पास दौलत होती है, दुनिया उसे सलाम करती है। लोग ये नहीं पूछते कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ना ही वो अमीर इंसान पर उँगली उठाते हैं। अगर आपके पास पैसा है, तो आप गलत होते हुए भी सही समझे जाओगे। मेरे दिल में ऐसी बातें बहुत जल्दी असर करती थी, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं सोचों का मालिक था और फिर उन्हीं दोस्तों की वजह से मैं दुबई आ गया था। यहाँ पे आने वाले बाकी हिंदुस्तानी लड़कों की तरह मैं मेहनत मज़दूरी नहीं की थी और ना ही मुझे काम करने के लिए इधर-उधर के धक्के खाने पड़े थे, बल्कि उन्हीं दोस्तों के ज़रिए मैं कुछ ऐसे लोगों से मिल गया था जो मेरे ही जैसे सोच रखते थे और उनकी वजह से मुझे काम भी मिल गया था। वो भी जायज़-नाजायज़ के चक्कर में नहीं पड़ते थे और उनकी वजह से मैं लाखों में खेलने लगा था। मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहा। रेशमा जब पहली बार मुझसे मिलने आई थी, कहने लगी, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान देने लगा और आँखों में आँसू भरकर वो बोली कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। तलाकशुदा? कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? वो कहने लगी कि मेरी 3 बार शादी हुई और तीनों बार तलाक हो गई। उसकी बात सुनकर मैं हक्का-बक्का रह गया था। ऐसा भला कैसे हो सकता था? इतनी हसीन लड़की को जिसको ज़िंदगी में शामिल हो जाती, उसके लिए तो इंसान दुनिया छोड़ जाता। और लोगों ने तो इस लड़की को ही छोड़ दिया। मेरी वजह पूछने पर वो कहने लगी कि बस शुक्र नसीब में नहीं था तो किसी के साथ ज़्यादा अरसे तक सफ़र नहीं चल सका। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है। मुझे यकीन है कि आप मेरी ज़रूर मदद करेंगे। मुझे किसी अच्छे से हमसफ़र की तलाश है। मैंने उसे कहा कि मैं जल्द ही आपको बताऊँगा। आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तभी वो हिचकिचाते हुए बोली कि एड्रेस अभी नहीं दे सकती, मैं कुछ दिनों के बाद दोबारा आऊँगी।
असल में मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं खुद रिश्ते की तलाश में यहाँ पर आई हूँ। मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहती। ये बात सुनकर उन्हें अजीब लगेगा। मैं उसकी मजबूरी को समझ गया था और फिर इजाज़त लेकर कुछ दिन के बाद आने का कहकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे माहौल की सारी रंगीनी और सुकून खत्म हो गया हो। वो अपने साथ मेरा दिल भी ले गई हो और मैं दिल पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ कर रह गया। मैं इस सोच में था कि मैं उस लड़की को कैसे हासिल करूं, क्योंकि मैं उस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था और उसके लिए उस लड़की को मुझे अपने जाल में फंसाना था। और जब वो लड़की मेरे जाल में फंस गई थी तो उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। सारी सारी जिंदगी माँ बाप अच्छाई बुराई की बातें बताते रहे, मगर उनकी बातों को मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा। कितने साल तक मैं ये कुकर्म करता रहा और मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ था। अब उस लड़की की बात ने जैसे मेरे दिल को चीर के रख दिया था। मैं दिल पर हाथ रख के ज़मीन पर बैठता चला गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे बेपनाह अपने रब से डर लग रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं यहाँ से भागना चाहता था। मैं बहुत दूर जाना चाहता था। मुझे इस माहौल से, सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए थी। तभी मैं गिरते-पड़ते दरवाजे तक पहुँचा और फिर उन लोगों ने मुझे ज़ोरदार धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और फिर पूरे घर को देखने लगे। जब वो लोग मेरे घर में आए तो जैसे मुझे खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। मैं पूरी तरह से बौखला गया था। अगर रेशमा उन लोगों के हाथों लग जाती तो इससे आगे सोचना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मैं कमरे में आया तो वो चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे, मगर रेशमा उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। उनमें से 2-3 आदमी घर से बाहर आसपास देखने लगे, मगर रेशमा कहीं भी नहीं थी। अब विक्रम ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और कहने लगा कि कहाँ है वो लड़की, हमें वो लड़की चाहिए। हम कितने तुम कितने बेईमान इंसान हो। कहने लगा कि कहाँ है वो लड़की, बताओ। खास माल को तुमने हमसे छिपा कर रखा था। जानते हो कि ये हमें कितना पैसा देगी। मैं तो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं इसी बात पर खुश था कि रेशमा यहाँ से भाग गई थी और उनके हाथ नहीं लगी थी। शायद जब मैं उसकी तरफ गलत इरादे से बढ़ा था तभी वो डर के यहाँ से भाग गई थी। जो भी था सब सही हो गया था। अगर वो अभी तक यहाँ पर रहती तो न जाने ये लोग उसके साथ क्या सलूक करते और मैं भी खुद को कभी माफ़ ही नहीं कर पाता। वो लोग मुझ पर गुस्सा करते, भागते झिझकते यहाँ से चले गए और रेशमा की वजह से जैसे दोबारा मैंने ज़िंदगी पाई थी। मैं उस दिन के बाद से सजदे में गिर गया। मैं पूरी रात रोता रहा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। मेरा अब किसी चीज़ से दिल नहीं लग रहा था। मैंने सब उल्टे सीधे काम छोड़ दिए थे। कितने दिन हो गए थे मैं घर में ही कैद रहा था। मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। मुझे ये भी होश नहीं था कि मेरे सर के बाल बढ़ गए थे, मेरे चेहरे पर दाढ़ी उग गई थी। बस नमाज़ पढ़ता रहा और रो रो कर खुदा से दुआ मांगता रहा, फिर से सो जाता। यही आजकल मेरी मसरूफियत थी। पर बॉस के आदमी कितनी बार यहाँ पर आ चुके थे। वो मीटिंग में मुझे बुला चुके थे, मगर मैं कुछ सुनने की पोजीशन में ही नहीं था। अब तो वो लोग बहुत झुँझलाने लगे थे और मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। उन लोगों का कहना था कि जब से मेरी ज़िंदगी में रेशमा नामी लड़की आई है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह गई है। और वो कहने लगे कि इन सब का बदलाव वो उसी लड़की से ज़रूर लेंगे जिसने तुम्हें बदल के रख दिया है, और ये उसने अच्छा नहीं किया है। उसे इस गलती की सज़ा मिलेगी। और मैं शिद्दत से चाह रहा था कि कभी भी रेशमा उन लोगों के हाथ ना लगे। उस दिन मैं यही सोच रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने रेशमा खड़ी थी और वो उस वक्त बिल्कुल बदले हुए होलिये में थी। उस वक्त वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक मर्द भी था। वह दोनों आकर मेरे सामने बैठ गए और फिर वो मुझसे एक डील करने लगे। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं फिर हैरानी से रोशनी की तरफ चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं जो हमेशा से इस सोच में था कि वह कौन थी, कहाँ रहती थी, अब जब मुझे उसका सच पता चला तो मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी उन लोगों ने मुझसे अपना सवाल दोबारा दोहराया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा और जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करूंगा। मेरे इस फैसले ने उन दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा दी थी और वो दोनों मुझसे हाथ मिलाकर वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद सोची समझी प्लानिंग के तहत जब मैं ऑफिस में था तो रेशमा मेरे पास आई। वो आज भी उसी नकाब में थी और अब जब मैं उसका सच जान गया था तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि अगर विक्रम के लोग भी उसे देख लेते तो क्या होता। उसे यहाँ पर आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक उन लोगों को रेशमा के यहाँ आने का खबर मिल जानी थी और ऐसा ही हुआ था। थोड़ी देर के बाद विक्रम वहाँ पर आ गया और मुझे रेशमा को उस जगह पर ले जाने को कहने लगा। उसने मुझे इस बात की धमकी दे दी कि इस लड़की को हम वैसे भी उठवा लेंगे, मगर तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी और तुम जानते हो कि हमारी दुश्मनी कैसी होती है। मैं उसकी धमकी से डर नहीं रहा था, बल्कि ये तो हमारी सोची समझी साजिश थी जिस पर अमल करना ज़रूरी था। मैंने रेशमा से कहा कि आपको मैं एक जगह पर लेकर चलता हूँ, आपको मुझे किसी से मिलवाना है तो बहुत अमीर इंसान है और आपसे शादी करना चाहता है। रेशमा ने पहले तो इनकार किया, फिर हमारे साथ उठ खड़ी हो गई।
विक्रम ने ये सब कुछ मुझसे अकेले में कहा था और ये कहने के बाद वो बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया था। और फिर रेशमा को जब मैं उस जगह पर लेकर आया तो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। और फिर रेशमा को वहाँ पर छोड़ने के बाद जब मैं वापस मुड़ने लगा तो वह चीखने चिल्लाने लगी, मेरी मिन्नतें करने लगी कि मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। मगर मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है। हम दोनों आपस में बहस कर रहे थे, हमारा मकसद वक्त को बर्बाद करना था, उन लोगों को खुद में उलझाए रखना था। तभी वहाँ पर वो पार्टी भी आ गई जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग भी उसी पार्टी को ही देखना चाहते थे, उस इंसान का चेहरा देखना चाहते थे। गाड़ी में से एक इंसान निकला जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। जब उसने मास्क उतारा तो ये देखकर हम हक्का-बक्का रह गए क्योंकि वो एक जानी-मानी शख्सियत था। वह रेशमा को एक जानी-मानी शख्सियत था। वह रेशमा को देखकर कहने लगा, वाह! आज तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया। आज तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया और बदले में अब मैं तुम लोगों को खुश कर दूंगा। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे थे तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। बस सब लोग बौखला गए कि क्या हो गया। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था और उन लोगों को ये बात समझने में देर नहीं लगी थी कि मैंने मुखबिरी कर दी है और मैं पुलिस के साथ मिल गया था। और मेरे बॉस ने पिस्टल निकाला और मुझ पर 2-3 गोलियां चला दी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं जमीन पर गिर गया था। आखिरी मंजर मैंने देखा कि रेशमा मेरे चेहरे के ऊपर झुकी हुई थी और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी और बॉस उसको बालों से पकड़कर पीछे खींच रहे थे। इसके बाद मेरी आंखें अंधेरे में डूब गई। जब मुझे होश आया तो सफ़ेद दीवारों को देखकर मैं चौंक गया। मेरे पास नर्स और डॉक्टर खड़ी थी और साथ ही कुछ पुलिस वाले थे। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं जिंदा बच गया हूँ और सुरक्षित जगह पर हूँ। थोड़ी देर के बाद रेशमा भी वहाँ पर आ गई और उसके साथ कुछ पुलिस के ऑफिसर थे। वो मुस्कुराते हुए मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। बाकी लोग वहाँ से चले गए थे मगर रेशमा मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और नजरें झुकाए ना जाने वो किन सोचों में गुम थी। रेशमा दरअसल एक सीक्रेट एजेंट थी जो कि खुफिया एजेंसी से मिली हुई थी और मैं इंडिया से यहाँ पर आने के बाद एक ऐसी गिरोह के साथ काम कर रहा था जो लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे। और हमारे गिरोह में बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल थे जो बाहरी दुनिया में तो ऊंचे ओहदे पर थे और सामने शरीफ इंसान के तौर पर जाने जाते थे, मगर छुपकर वो इस घिनौने खेल में मिले हुए थे और उनकी मदद से ये गुनाहों का खेल कामयाबी से खेला जा रहा था। फिर भी मैं उनके साथ शामिल हो गया था। अच्छी बुरी की तमीज़ खो बैठा था। मेरे पास भी जो औरतें रिश्ता करवाने के लिए आती उनमें से ज़्यादा जवान होती थी, उनको मैं अपने गिरोह के हवाले कर दिया करता था और फिर उनकी दूसरे मुल्क में स्मगलिंग की जाती थी। उन लड़कियों को देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज़्यादातर लड़कियों को तो कोठे की वेश्या बना दिया गया था। मैं ये सब कुछ जानते हुए भी दौलत के लालच में अंधा हो गया था। उस दिन रेशमा ने मेरी आंखें खोल दी थी, मेरी सोती हुई अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि मैं किस कदर गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ था। मैं ये भूल गया था कि एक दिन मुझे भी इस दुनिया से जाना है और जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो मैं अपने खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा? अपने गुनाहों को मैं कैसे छिपा पाऊँगा? क्या खुदा भी मुझे माफ़ कर पाएगा? तभी रेशमा मुझसे कहने लगी कि मैंने ऑफिसर से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी सज़ा में वो कमी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुमने पुलिस की मदद की है और इस वजह से तुम्हारी सज़ा कम करवाने के लिए हम आगे बात करेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और मैं कहने लगा कि जो गुनाह गलती मैंने की है उसकी सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये सोचकर डर रहा हूँ कि अगर ये सारे गुनाह और गलतियों का भार लेकर जब मैं खुदा के सामने हाजिर हूँगा तब मुझे गुनाहों और गलतियों की सज़ा जो मिलेगी शायद वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरे गुनाह और गलतियों का बोझ काफ़ी कम हो। मेरे ठीक होने के बाद मुझे जेल में डाल दिया गया था। मुझे 10 साल की कैद हुई थी और मेरे गुनाहों और गलतियों की खबर मेरे माँ बाप और ख़ानदान वालों को पहुँच गई थी। मेरे सब बहन भाई रिश्तेदार जो मेरे पैसों पर ऐश कर रहे थे या बोले इस बात पर पछता रहे थे कि उन्होंने मेरा पैसा अपने ऊपर क्यों खर्च किया, क्योंकि ये नाजायज़ पैसा था और सारी ज़िंदगी मेरे ख़ानदान वालों ने जायज़ पर ही गुजारा किया था। अब मैं जेल में सारा दिन खुदा की इबादत करता हूँ और उसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ इस उम्मीद पर कि शायद वो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। दोस्तों, उम्मीद करते हुए ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि इस कहानी का आनंद वो भी उठा सके और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।